आज विश्लेषण की शुरुआत 80 सीट के ओबीसी चैप्टर के साथ, क्योंकि यही वो वोट है जिसे यूपी की सत्ता की चाबी माना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिसके साथ हो गया उसकी जीत तय हो जाती है। अब इसी बात को पैमाना मानकर भाजपा ने ओबीसी वोट को अपने पाले में लाने की पूरी ताकत लगा दी है। आज भाजपा ने ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका मकसद विपक्षी खेमे में खलबली मचाना था, क्योंकि ओबीसी वोट पर सपा भी दावा करती है, लेकिन इस बार भाजपा ने सबके सामने एक नई लकीर खींच दी। चौबीस का ओबीसी प्लान, सपा के खिलाफ भाजपा का ऐलान। यूपी की सत्ता का सबसे बड़ा फैक्टर 80 सीट का ओबीसी चैप्टर। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी 16 महीने का वक्त हो, लेकिन भाजपा की तैयारियों ने अभी से विरोधी खेमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि जिस यूपी से दिल्ली का रास्ता जाता है, उसी यूपी के सबसे बड़े वोट ओबीसी को साधने में भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी। क्योंकि 2024 के लिए भाजपा ने अपने लिए यूपी में 80 सीट का टारगेट सेट किया है। इसे हासिल करने के लिए भाजपा ने ओबीसी मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें संगठन मंत्री धर्मपाल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप शामिल हुए, जहां ओबीसी समुदाय के लिए केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार के काम का जमकर जिक्र हुआ, जिसका साफ और सीधा मकसद था कि जितना काम ओबीसी समाज के लिए बीते 6 साल में हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अभी प्रदेश स्तर का जो प्रशिक्षण काशी में हुआ था, और दूसरा अब हम लोग क्षेत्रीय स्तर पर सभी 6 क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रशिक्षण हो रहा है। इसके नीचे जो है अब जिले में जो है प्रशिक्षण होगा। फिर उसके नीचे हम लोग अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं, उनको अपने पार्टी के वैचारिक चीज़ों को बताते हैं कि इस तरह से काम करना है, विपरीत परिस्थितियों में भी कैसे काम करना है। ओबीसी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग था अवध क्षेत्र का, और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको विस्तार से सभी को समझाया गया है, और उत्तर प्रदेश में किस ढंग से इन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है। लगभग सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। प्रदेश के आम जन में इस बात की चर्चा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वजह से, उनके कार्यों की वजह से उनके जीवन में बदलाव आया है। जानकारों की माने तो ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ जंग का ऐलान है, क्योंकि जिस ओबीसी वोट को भाजपा साधने में जुटी है, उसकी आबादी यूपी में सबसे ज्यादा है। हालांकि यूपी में ओबीसी वोट बैंक कितना है, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन यूपी में ओबीसी वोट करीब 52% के आसपास माना जाता है, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी यादव और दूसरे नंबर पर कुर्मी समुदाय की है। क्योंकि यादव समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट माना जाता है, इसलिए राजनीतिक दल ओबीसी वोट को गैर यादव ओबीसी के रूप में देखते हैं। लेकिन इस गैर यादव ओबीसी वोट की खासियत यह है कि किसी भी पार्टी के साथ स्थायी रूप से खड़ा नहीं रहा, लेकिन जिसके साथ खड़ा हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। और अब भाजपा 80 सीट के टारगेट को पूरा करने के लिए अभी से ओबीसी वोट को साधने में जुट गई है। बीजेपी का मिशन ओबीसी उसकी सियासी दूरदर्शिता का बेहतरीन उदाहरण है। मिशन ओबीसी के जरिए बीजेपी का पूरा फोकस फिलहाल नगरीय निकाय के चुनाव पर है, लेकिन उसका असली टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। पार्टी ने इस बार उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है, और पार्टी को यह अच्छे से पता है कि ओबीसी वोटरों को साधे बिना 80 में 80 सीटें नहीं जीती जा सकती। लेकिन जहां एक तरफ भाजपा ओबीसी वोट को साधने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ उसका एक लक्ष्य पसमानदा मुस्लिम को अपने पाले में लाने का है। हाल ही में भाजपा ने 3 दिन का एक अल्पसंख्यक सम्मेलन लखनऊ में किया, जिसमें भाजपा ने दावा किया था कि जो योजनाएं उनकी सरकार में शुरू हुई, उसका बड़ा फायदा मुस्लिम तबके को मिला। वहीं एक दावा यह भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 8% मुस्लिमों ने भाजपा को वोट दिया। अब भाजपा की कोशिश इस वोट को बढ़ाने की है, ताकि उसका 60% वोट पाने का लक्ष्य पूरा हो। यूपी में ओबीसी वोटर निर्णायक भूमिका में है। माना यह जाता है कि इनकी तादाद तकरीबन 60% है। यही वजह है कि ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी लगातार जी तोड़ कोशिश कर रही है। जगह जगह ओबीसी सम्मेलन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ओबीसी मोर्चे से जुड़े हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है।
मतलब साफ है कि भाजपा ने अपनी तैयारी से विपक्ष खेमे में बिगुल बजा दिया है, क्योंकि ओबीसी मोर्चा हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन सबका मकसद दिल्ली में जीत का हैट्रिक लगाना है। वहीं सपा के लिए मुश्किल ये है कि जिस यादव मुस्लिम वोट को अपनी ताकत मानती है, भाजपा उसी वोट पर उसे चुनौती दे रही है। ओबीसी वोटरों को साध कर बीजेपी एक तीर से दोहरा निशाना साधना चाहती है। वो खुद को मजबूत तो करना ही चाहती है, साथ ही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका देने की भी कोशिश में है। अब सबकी नजर निकाय चुनाव पर टिकी है, क्योंकि भाजपा जितनी दौड़ भाग कर रही है उसका एक लिटमस टेस्ट इसी साल निकाय चुनाव में होना है। विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात उपचुनाव की बाजी की, क्योंकि गोला सीट को लेकर सपा और भाजपा ने पूरी ताकत लगा दी है। जहां भाजपा ने 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा, वहीं सपा ने अपने 50 के करीब विधायक, पूर्व विधायकों को प्रचार में लगाया है। मतलब एक सीट के लिए जमकर जोर आजमाइश है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार लखीमपुर में डेरा जमाए हुए हैं, तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष भी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा उपचुनाव की इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएगी। कौन जीतेगा उपचुनाव की बाजी? गोला की जनता किस पर होगी राजी? लखीमपुर की गोला सीट के उपचुनाव ने पूरे प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सपा और भाजपा दोनों ने इसे नाक की लड़ाई बना लिया है। भाजपा ने एक सीट पर जीत के लिए दिग्गजों की फौज उतार दी। 27 अक्टूबर से ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लखीमपुर में डेरा डाले हुए हैं, जो 2 नवंबर तक लखीमपुर में ही रहेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेकर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए वोट मांग चुके हैं और अब 31 अक्टूबर को सीएम योगी प्रचार करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं, विकास के काम, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले लगभग 5.5 वर्षों में जो विषय हम लोगों ने जनता के बीच में रख के हमने जनता के विकास के लिए काम किए हैं, तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि गोला की जनता का आशीर्वाद और इसने हमें मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उसने सपा प्रत्याशी विनय तिवारी को चुनाव जिताने के लिए करीब 50 मौजूदा और पूर्व विधायकों को मैदान में उतारा है, जबकि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम सहित पार्टी के कई दिग्गज लखीमपुर में प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, जो न सिर्फ सपा की जीत की हुंकार भर रहे हैं, बल्कि इस जीत की धमक गुजरात तक सुनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट कर दूं, ये जो दिखाई पड़ रही है भाजपा नहीं है। जो अटल जी ने भाजपा खड़ी की थी वो ये नहीं है। जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने भाजपा खड़ी की थी वो भी नहीं है। ये नया संस्करण है भाजपा का, जो जनता की सेवाओं के करने के लायक नहीं है। वोट पड़ेगा और जमाना देखेगा। इस चुनाव की धमक यहाँ से गुजरात तक जाएगी। और हमने इतने दिनों में ये देखा कि ये चुनाव सरकार बनाम जनता है। सरकार बनाम जनता है, जनता ये चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके से हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि जनता यहाँ बहुत ही आक्रोशित है भाजपा के दोहरे चरित्र से। भाजपा ने सभी वर्गों को बहुत दुख दिया, बहुत परेशानी दिया है। लखीमपुर खीरी की गोला विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर अब सपा ने भी अपनी ताकत लगा दी है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम लगातार इलाके में डेरा डालकर प्रचार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सपा गोला की यह जंग जीत पाएगी। क्या 2012 गोला का इतिहास फिर से दोहरा पाएगी? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उपचुनाव की अग्नि परीक्षा समाजवादी पार्टी को पार करा पाएगी, क्योंकि इससे पहले रामपुर और आजमगढ़ में भी उपचुनाव हुआ। इन दोनों ही जगह पर न सिर्फ भाजपा की जीत हुई, बल्कि सपा के दोनों मजबूत किले पूरी तरीके से ढह गए। वैसे भी उपचुनाव में जिसकी सरकार उसकी जीत वाली कहावत कही जाती रही है। मतलब एक पुराना रिकॉर्ड दीवार बनकर समाजवादी पार्टी के सामने खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष हावी रहता है, तो ऐसे में क्या अखिलेश यादव इस मिथक को तोड़ पाएंगे या राजनीति में सत्ता पक्ष ही हावी रहेगा? हालांकि भाजपा व सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कामयाबी किस पक्ष में मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल पारदर्शी चुनाव का भी है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें आरोप लगाया कि जाति विशेष के पुलिस वालों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। मतलब एकदम साफ है कि गोला चुनाव की लड़ाई सपा और भाजपा के बीच नाक की लड़ाई बन गई है। अब इसे कौन जीतेगा, इसका फैसला 3 नवंबर को जनता की वोट से होगा, क्योंकि भाजपा के लिए जीत का मोमेंटम बढ़ाने की लड़ाई है, तो सपा के लिए रामपुर और आजमगढ़ की हार का हिसाब पूरा करने की जंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात धर्मांतरण की, डोंगरीला की, क्योंकि मेरठ में 400 हिंदुओं को ईसाई बनाने का खेल पिछले 3 साल से चल रहा था, लेकिन इसके बारे में स्थानीय प्रशासन को कुछ नहीं पता था। जब पता चला तो हड़कंप मच गया। पुलिस ने 9 आरोपी में से 8 को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हिंदुओं को ईसाई बनाने के फैक्ट्री का मास्टरमाइंड कौन है, क्योंकि पुलिस को पूछताछ में 5 एजेंट के बारे में पता चला, लेकिन खुफिया तंत्र की माने तो ये सब मोहरे हैं, इन्हें चलाने वाला कोई और है। धर्मांतरण की डोंगरीला, प्रार्थना को बनाया जहरीला। धर्मांतरण की साजिश में 8 गिरफ्तार और कितने गुनहगार। मेरठ में धर्मांतरण के खुलासे के बाद पूरे देश की राजनीति उबाल मार रही है, क्योंकि 400 हिंदुओं की ईसाई बनाने की बात भले ही एक दिन पहले पता चली हो, लेकिन मेरठ में धर्मांतरण का यह गंदा खेल लंबे समय से पुलिस के नाक के नीचे चल रहा था। लेकिन जब से धर्मांतरण की साजिश का खुलासा हुआ है, तब से पुलिस एक्शन में है। जिन 9 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, पुलिस उनमें से 8 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 9 आरोपी शिवा और छबीली अभी भी फरार है। वहीं पुलिस महेश पास्टर और अनिल पास्टर की तलाश कर रही है, जिन्हें इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। मेरठ के मंगतपुरम इलाके में 400 लोगों के धर्मांतरण के आरोप के मामले में पुलिस ने जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें से 5 लोग ये हैं। मेरठ पुलिस ने दबिश दी और दबिश देने के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो 3 आरोपी महिला हैं, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और इन 5 लोगों को अब यहाँ पर जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है और पुलिस एक-एक कदम जो है वो फूंक कर रख रही है। चूंकि मेरठ से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक इस मामले की गूंज सुनाई दे रही है। चूंकि योगी राज चला है और योगी राज में इस तरीके से अगर धर्म परिवर्तन होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसके मायने क्या जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मेरठ में चल रहे धर्मांतरण की फंडिंग दिल्ली से होती थी। इस फंडिंग को झुग्गियों में मौजूद एजेंट तक पहुंचाया जाता था और फिर इस पैसे को गरीब और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को मदद के नाम पर दिया जाता था। मदद की लोगों की करनी है, पहले उनकी रेकी की जाती थी, फिर इन्हें प्रार्थना के नाम पर हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काया जाता था। जानकारी के मुताबिक मदद का ये खेल कोरोना काल में खूब खेला गया, जब पूरे देश में लॉकडाउन था। झुग्गी झोपड़ी डालकर ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये देखिए, पूरी एक तरीके से यहाँ इन लोगों ने एक बस्ती बसा रखी है और कैसे यहाँ पर रहते हैं। शायद धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग को ये लगा कि यहाँ बेहद आसानी से आया जा सकता है, इन लोगों को अपने सब्ज बाग में कहीं ना कहीं फंसाया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस काम में प्रेम, तितली, रीना, अनिल पास्टर, महेश पास्टर एजेंट थे, लेकिन खुफिया तंत्र इस धर्मांतरण के असली मास्टरमाइंड की तलाश में जुटा है, क्योंकि जो नाम सामने आए हैं उन्हें असली कमांड कहीं और से मिल रही थी। मेरठ में धर्मांतरण की कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला शिवा, दूसरा महेश पास्टर और तीसरा अनिल पास्टर। और तीनों ही इतने बेहद शातिर हैं कि पिछले कई सालों से मंगतपुरम इलाके में धर्मांतरण कराते रहे और पुलिस पर खुफिया विभाग को भनक तक नहीं लगी। ये भी तस्वीर साफ हो गई है कि मेरठ के धर्मांतरण के लिए फंडिंग दिल्ली से की जा रही थी, लेकिन दिल्ली में ये पैसा कौन पहुंचा रहा था, ये जांच का विषय है। बात ये भी देखने वाली होगी कि मेरठ में हो रहे इस धर्मांतरण के खेल के गुनहगार क्या देश में ही छिपे बैठे हैं या फिर तार विदेश से जुड़े हैं। मतलब एकदम साफ है कि धर्मांतरण का ये खेल जितना साफ दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ एक परत खुली है, बाकी कई परत खुलनी बाकी है। मेरठ से संत शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ मेरठ में धर्मांतरण की साजिश हो रही थी, तो वहीं फिरोजाबाद में मोहब्बत की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने की बात सामने आई। यहां अमरोहा में रहने वाले एक शख्स ने पहले सोशल मीडिया पर एक लड़की से दोस्ती की, फिर बात प्यार तक पहुंची और अब वही प्रेमी निकाह करने के लिए न सिर्फ धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है, बल्कि मना करने पर सिर तन से जुदा करने की धमकी भी दे रहा है। तुम नहीं आओगी तो फिर हम तुम्हारे मतलब पापा को और भाई को सरकलम करवा देंगे। सोशल मीडिया पर मोहब्बत का झांसा, शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन का पासा। धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे। कहते हैं कि मोहब्बत न जात देखती है न धर्म, लेकिन जब धर्म परिवर्तन के लिए लोग मोहब्बत को साजिश बना ले तो सनक बन जाती है, क्योंकि तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स
शादी के नाम पर युवती के धर्म परिवर्तन की साजिश रच रहा था, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। पहले इश्क, फिर बात, फिर दबाव और अब धमकी। फोटो खींचने के बाद ये धमकी देने लगा मुझसे कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आओगी तो धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो हम तुम्हारी फ़ोटो डाल देंगे, वायरल कर देंगे इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे। इसने फ़ोटो भी डाली है मेरी और मेरे घर वालों को धमकी देता था। क्योंकि अमरोहा का यह युवक जिसका नाम शाहरुख है, इसने शिकोहाबाद के गांव में रहने वाली लड़की से फेसबुक पर दोस्ती की, फिर युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जहां उसने युवती के साथ फोटो खिंचवाई, जिसके बाद युवती वापस अपने घर आ गई। लेकिन अब शाहरुख युवती पर धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बना रहा है। भाई से ये कहता था कि अगर तुम शादी करोगे तो तुम्हारी बहन को बदनाम कर देंगे, तुम्हें रोड पे लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हें मरवा देंगे और तुम्हारी बहन को ही मरवा देंगे। लेकिन जब युवती ने निकाह करने से इनकार कर दिया तो शाहरुख ने युवती के पिता और भाई के सिर को कलम करने तक की धमकी दे दी। भाई के लिए और पापा के लिए क्या कहा है कि अगर तुम नहीं आओगी तो फिर हम तुम्हारे पापा को और भाई को सरकलम करवा देंगे। लेकिन जब पीड़िता ने अपनी आप बीती पिता को बताई तो पिता ने आरोपी की शिकायत पुलिस से की, तो पुलिस भी एक्शन में आई। शिकोहाबाद पर एक व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उन्होंने आकर शिकायत की कि उनकी पुत्री को सोशल मीडिया के साइट से कोई व्यक्ति पहले फ्रेंडशिप किया और फ्रेंडशिप करने के बाद उस व्यक्ति ने उनको बहला फुसला करके अपने पास ले गया और वहां पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था, जिसमें धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। हम लोगों ने तत्काल उसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और मुकदमा पंजीकृत करके हमारी टीम लग गई है। हम बहुत जल्दी जो आरोपी है, जो अमरोहा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करेंगे और जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। अब पुलिस आरोपी शाहरुख की तलाश में जुटी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है आखिर लोगों को ऐसी हिम्मत कहां से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अयोध्या धाम की परिक्रमा की, श्रद्धालुओं पर होगी राम की कृपा। अयोध्या में अभी दीपोत्सव हुआ था तो पूरे देश की निगाहें सरयू के घाट पर ठहर गई और अब अयोध्या में 14 कोस की परिक्रमा शुरू होने वाली है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो इसे कर लेता है अविनाशी हो जाता है। अयोध्या सिर्फ एक शहर ही नहीं है, ये आस्था का वो केंद्र है जहां जब जब श्रद्धालु भगवान राम के जयकारे लगाते हैं, सरयू के घाट भक्ति में डूब जाते हैं। अयोध्या की भव्य और दिव्य तस्वीर अभी 23 अक्टूबर को दीपोत्सव के मौके पर नजर आई थी, जब पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर ठहर गई थी। और अब 1 नवंबर को अयोध्या में अक्षय नवमी की पुण्यतिथि पर 14 कोस की परिक्रमा होने वाली है, जिसके लिए अभी से अयोध्या में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इस परिक्रमा का अपना अलग महत्व है और मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन अयोध्या में परिक्रमा करने से श्रद्धालु अविनाशी हो जाते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता। आस्था के पथ पर एक बार फिर चलेंगे लाखों पग। 1 नवंबर की रात 12:48 पर 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होगी और इस बार लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे और 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है वो तीव्र गति के साथ चल रहा है। भगवान राम लला के गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। अयोध्या में ये परिक्रमा सैकड़ों सालों से होती आ रही है। हालांकि पिछले 2 सालों से ये परिक्रमा कोरोना के चलते बाधित रही, लेकिन इस बार परिक्रमा मेले पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशासन ने व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं में मंदिर को लेकर भी उत्सुकता है, जिसका काम तेजी से चल रहा है। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आते हैं, मंदिर निर्माण का काम भी देखने आते हैं। एक तो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है और जो भक्तगण जिज्ञासु हैं वो चाहते हैं कि इसका भी दर्शन करें, इसलिए 14 कोसी परिक्रमा ये 1 तारीख को
12:48 पर रात में शुरू होगी। वो पूरा दिन चलेगा, रात चलेगा, दिन चलेगा। परिक्रमा मार्ग की जो तैयारी है वो युद्ध स्तर पर की जा रही है। बालू बिछाने का काम किया जा रहा है और जो जगह जगह पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, जिससे कि जो श्रद्धालु की जो संख्या ज़्यादा हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसको देखते हुए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। मतलब एकदम साफ है, अयोध्या आस्था का एक बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। जब पीएम मोदी दीपोत्सव के दिन अयोध्या आए थे, तब उन्होंने कहा था कि अयोध्या में पुनर्जागरण हो रहा है। अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।